हेलो फ्रेंड्स, चलो आगे शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा झिल्ली और उसके कार्य। तो प्लाज्मा झिल्ली, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली का ही दूसरा नाम होता है अर्धपारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसकी जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आर पार जा सकते हैं, लेकिन जो कोशिका के अंदर का जो द्रव्य है या फिर ये कहीं जो कोशिकांग है, जो बड़े अंगक हैं, वो बाहर इससे नहीं जा सकते। यानी कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं लेकिन सभी चीज़ें अंदर बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं आ सकती। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके क्या काम होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला काम तो जैसे आपको पता ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, कोशिका को आकृति प्रदान करती है। और दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गैसों का विसरण होता है। विसरण का मतलब क्या होता है? अब देखिए, विसरण का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। यानी कोई भी पदार्थ है या उसके कण हैं, उसका उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता यानी जहाँ उसकी मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से निम्न सांद्रता मतलब जहाँ उसकी मात्रा कम है उस ओर जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि हम अगर कमरे में एक साइड में अगरबत्ती जला दें तो थोड़ी देर में आप देखते हो कि उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये किसके कारण हुआ? ये विसरण के कारण हुआ। क्योंकि विसरण में क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं वो गति करते हैं और उस जगह पे पहुंचते हैं जहां उनकी सांद्रता कम होती है उच्च सांद्रता से। तो विसरण को आप सीधा सा याद रखना है कि कोई भी अणु है पदार्थ का या कण है, उनका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन ही विसरण कहलाता है। विसरण का ही एक प्रकार और होता है जिसको हम बोलते हैं परासरण। तो परासरण देखो बेसिकली किसके लिए बताया जाता है कि जल जो होता है, जल के अणुओं का झिल्ली के आर पार कैसा, किस विधि से जल के अणु हैं वो ट्रांसमिट होते हैं झिल्ली में, तो उसके लिए हम बात करते हैं परासरण की। तो परासरण जो होता है उसके अंदर जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो ये नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होनी चाहिए। तो जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल की उस सांद्रता से जल की निम्न सांद्रता की ओर गमन। तो यहाँ भी एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो लिखा हुआ है जल की उच्च सांद्रता, इसका मतलब है कि जहाँ पानी ज़्यादा है, यानी जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से जल की निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा? परासरण। अगर इसी को हम विलयन के सापेक्ष बोलें तो हम बोलेंगे कि जो जल के अणु हैं उनका अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्र विलयन से, यानी कम सांद्र विलयन होगा तो इसका क्या मतलब है कि उसमें पानी की मात्रा तो ज़्यादा है और विलय की मात्रा कम है। तो कम सांद्र विलय से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? परासरण। अब आगे बात करते हैं। देखो, परासरण के हिसाब से फिर तीन प्रकार के विलयन होते हैं। एक होता है अल्प प्रासरणदाबी विलयन या अल्प प्रासरी विलयन। तो उसमें क्या होता है कि जो कोशिका है उसको अगर हम कम सांद्रता वाले विलयन में रख दें, यानी कोई भी आपकी शैल है उसको आपने कम सांद्रता वाले विलयन में रख दिया, तो आप देखोगे कि अल्प प्रासरणदाबी विलयन कहलाएगा। कम सांद्रता वाला विलयन ही, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्प प्रासरीदाबी विलयन। और इसमें जो कोशिका रखोगे उसके अंदर क्या होगा, जल है वो उसके अंदर जाएगा और इसके कारण कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाती है। तो जैसे आप इसमें एक किशमिश का उदाहरण याद कर सकते हो कि जैसे किशमिश है उसको या बादाम है उसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाते हैं, वो फूलने लग जाते हैं। तो फूलने क्यों लग जाते हैं? क्योंकि जो जल है वो बाहर, जो पानी है वहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है बाहर, और जो कोशिका है या यही बात करें अपन, जैसे किशमिश है तो उसके अंदर पानी की मात्रा है कम। तो पानी की जो है वो उस जो उसकी लेयर है किशमिश की, उससे क्या होगा, अंदर की साइड जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, जिससे वो फूल जाएगा। तो उस ऐसा विलयन क्या कहलाता है? अल्प प्रासरणदाबी विलयन। अब आगे बात करते हैं, दूसरा विलयन होता है समप्रासरी विलयन। तो समप्रासरी विलयन देखो क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें कोशिका और विलयन की सांद्रता दोनों की समान हो। यानी कोशिका और विलयन की सांद्रता में कोई फर्क नहीं, जितना सांद्र विलयन है उतनी ही कोशिका का जो तरल है उसकी भी सांद्रता सेम है। तो उसकी वजह से जो जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती। तो देखिए एक चीज़ ये भी नोट कीजिएगा, शुद्ध गति नहीं होती का मतलब क्या है कि इसमें ऐसा नहीं है कि पानी अंदर नहीं जाता या पानी उस कोशिका से बाहर नहीं निकलता, लेकिन जितना पानी कोशिका के अंदर जाता है उतना ही पानी कोशिका से बाहर भी निकल जाता है। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई शुद्ध गति जल की नहीं होती और कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर तीसरा प्रकार का विलयन होता है अति परासरी विलयन
इस विलयन की सांद्रता कोशिका से अधिक होती है, यानी जो कोशिका का तरल है उसकी जो सांद्रता है उससे ज़्यादा सांद्रता किसकी होती है, अति पराशरी विलयन की सांद्रता होती है। तो फिर क्या होगा, यानी बाहर सांद्रता ज़्यादा है, अंदर सांद्रता कम है कोशिका में, तो कोशिका से जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार जो प्रासरण होता है उस हिसाब से 3 प्रकार के विलयन बनते हैं, अल्पप्रासरी, समप्रासरी और अतिपरासरी विलयन। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना है कि अल्पप्रासरी जब होगा तो कोशिका फूलेगी, यानी बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता ज़्यादा है। और समप्रासरी का मतलब है कि जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर चला जाएगा, तो उसकी वजह से कोई परिवर्तन कोशिका में नहीं आएगा, क्योंकि कोशिका और विलयन की सांद्रता क्या है, समान। फिर अतिपरासरी विलयन होगा, उसके अंदर क्या होगा कि विलयन की सांद्रता तो ज़्यादा होगी और कोशिका की सांद्रता होगी कम। तो कोशिका में से पानी है वो कहाँ बाहर निकलेगा और जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब ये परासरण और विसरण है वो जीव जंतुओं में, या बात करें कि पौधों में या हमारी कोशिकाओं में कैसे काम करते हैं, तो देखो, एक तो जो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव हैं, यानी जो पानी के अंदर जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिका का ही बना होता है। और अलवणीय का मतलब होता है जो मीठे पानी के जो जलीय जीव होते हैं। और जो पादप है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उनके द्वारा जल जो अवशोषित होता है वो कौन सी विधि काम में ली जाती है, परासरण विधि। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि परासरण विधि कहाँ काम आती है। तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों में, और अधिकांश जो पादप है उनकी जड़ों द्वारा जल अवशोषण करने में परासरण विधि काम में ली जाती है। फिर दूसरा है कि विसरण। विसरण से क्या होता है, कोशिकाएं बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करती हैं। अब मान लो, ये इसका क्या मतलब है कि विसरण जो होता है, विसरण का क्या मतलब है कि जहाँ सांद्रता अधिक है वहाँ से कम सांद्रता की ओर जाना। तो जो पदार्थ कोशिका में, जैसे जिन पदार्थों को पोषक पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वहाँ से वो कहाँ चले जाएंगे, विसरण द्वारा कोशिका के अंदर चले जाएंगे। तो अणुओं का कोशिका के अंदर बाहर निकलना भी किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा ही होता है। आगे देखो, थोड़ा सा वन लाइनर है ये, तो ये ज़रूर याद कीजिएगा आप। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड और प्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है, लिपिड और प्रोटीन से। फिर थोड़ा अमीबा की संरचना कैसी होती है, तो अमीबा है उसकी संरचना होती है अनियमित। और अमीबा जिस जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी किस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है, उस विधि को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया। तो इसमें क्या होता है, देखो, जो झिल्ली होती है, यानी कोशिका झिल्ली, वही क्या करती है, एक तरीके से उस भोजन को ग्रहण करने का काम करती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और अमीबा को भोजन ग्रहण करने में व गमन करने में मदद कौन करता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, पादाप या सूडोपोडिया। क्योंकि कई बार ये सूडोपोडिया भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये नाम दे देते हैं सूडोपोडिया। तो अमीबा में भोजन का अधिग्रहण, यानी उस भोजन को पकड़ने के लिए और उस गमन में, यानी अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में कौन मदद करता है, सूडोपोडिया मदद करते हैं। फिर आगे देखो, पादपों में, जैसा कि पहले बताया था मैंने कि पादप जो होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली है, उसके बाहर की तरफ एक लेयर और होती है जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ऐसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। इसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। और पेप्टिडोग्लाइकेन का ही दूसरा नाम कई बार ये भी दे देते हैं कि म्यूरिन की। इसकी बनी होती है म्यूरिन की। तो यानी बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की। फिर कोशिका झिल्ली व आंतरिक पदार्थ का संकोचन क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कुंचन। देखो, जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है कि जैसे पादप कोशिका है तो उसको अगर आप रखोगे तो उसमें से क्या होगा, अतिपरासरी विलयन में रखोगे तो उसमें से क्या होगा, जल वगैरह बाहर निकलेगा। तो जल जब बाहर निकलेगा तो क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति की वजह से ये जो कोशिका है इसमें से कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य है वो एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीवद्रव्य कुंचन। इस विधि को क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य कुंचन। ये किसमें होती है, पादपों में ही होती है। फिर रक्त में पाई जाने वाली कोशिका जो आकृति बदल सकती है, इनको कोशिका नहीं कणिकाएं बोले तो ज़्यादा बेटर है, कि रक्त में वो कौन सी कणिकाएं होती हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं, वो होती हैं WBC। जैसा कि अमीबा है वो अनियमित आकृति का होता है, तो वैसे ही WBC जो होती है वो भी अपनी शेप है वो चेंज करती रहती हैं। फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है स्त्रुमर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, स्त्रुमर्ग का अंडा। फिर है कोशिका का नियंत्रण, कोशिका पर नियंत्रण कौन करता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है, कौन उसको कंट्रोल में रखता है, तो उसको बोलते हैं केंद्रक। यानी जो कोशिका के ऊपर नियंत्रित करता है, जो भी कोशिका के कार्य है उन सबको कौन देखता है, केंद्रक।
फिर आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से याद करने हैं। देखिए मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ, और आपका जो सिलेबस है वो इतना, अब मान लीजिए पर्टिकुलर उन्हीं किताबों में से दिया गया है, 9वीं और 10वीं और 8वीं की किताब में से, तो वहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत डेप्थ में आप पढ़ भी नहीं सकते, तो शॉर्ट लाइन में आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशानुगति क्या कहलाती है? आनुवांशिकता। केंद्रक में उपस्थित धागेनुमा संरचनाएं, जो केंद्रक होता है उसके अंदर क्या होते हैं? पतले पतले धागेनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।